नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है रेत माफिया बेलगाम, गढ़ में सियासी संघर्ष। छत्तीसगढ़ में सरकारी दावों के इतर रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। राज्य की नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है और इस काले खेल की कवरेज करने वाले पत्रकारों को भी माफिया नहीं छोड़ रहे। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने पूरे राज्य की सियासत को हिला कर रख दिया। आखिर माफियाओं के हौसले इतने क्यों बुलंद हैं? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। हम लोग के साथ रेत खदान में मारपीट किया जा रहा है। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दामन पर दाग लगा रही है। बस्तर से लेकर सरगुजा और गरियाबंद से कवर्धा तक कल कल बहती नदियों का सीना चीरा जा रहा है। रेत माफिया के आगे प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। हाल ही में गरियाबंद में रेत माफिया ने पत्रकारों समेत आम लोगों को निशाना बनाया था। हम लोग के साथ रेत खदान में मारपीट किया जा रहा है, देख रहे हैं। गरियाबंद में तो पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, तो वहीं राजनांदगांव में 2 लोगों पर सरेआम गोली चलाई। बारिश से पहले रेत का स्टॉक करने की तैयारी, बड़ी मशीनों से अवैध खनन कर रहे माफिया, सड़क किनारे जगह जगह कर रहे रेत का स्टॉक, पूरे राज्य में नदियों का सीना चीर रहे माफिया, कवरेज करने वाले पत्रकारों से मारपीट, आम लोगों पर भी गोली बरसा रहे माफिया। सरकार ने ट्रैक्टर से फ्री रेत ले जाने की दी है छूट, माफिया बड़ी मशीनों से खनन कर पहुंचा रहे नुकसान, सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान। बढ़ते मामलों को लेकर सरकार दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का दावा कर रही है। देखिए, प्रदेश में कोई माफिया चलेगा नहीं। अपराधी कितना बड़ा सा बड़ा हो, उस पर मजबूत और ठोस कार्रवाई होगी। किसी माफिया को छत्तीसगढ़ में पनपने नहीं दिया जाएगा और कानून को जो हाथ में लेगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। उससे कोई मुरब्बत नहीं होगा, चाहे वो कोई कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो। मैंने देखा राजनांदगांव में, मैंने आज ही राजनांदगांव आईजी से बात की है, जो भी होगा बड़े दंड का भागी होगा। इधर कांग्रेस पूरे मसले को लेकर सरकार पर कमीशन खोरी का आरोप लगाकर हमलावर है। खुलेआम रेत माफियाओं को इस सरकार संरक्षण दे रही है। उसी का नतीजा है कि गोली चलाने से भी और किसी को हत्या करने से भी रेत माफिया पीछे नहीं हट रहे और कहीं न कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ को नदियों का राज्य कहा जाता है, लेकिन माफिया इन दिनों नदियों की आत्मा छलनी करने में लगी है। रेत का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन माफिया पर नकेल कसने में प्रशासन फेल साबित हो रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर रेत माफिया को किसका संरक्षण मिल रहा है। तो ये समस्या नई नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए। कारण ये है कि सरकारें बदलती रही, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई थी। लेकिन अब इन समस्याओं ने जिस तरह से बड़ा रूप लेना शुरू कर दिया है, कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन बंसल न्यूज के सुलगते सवाल पहले सुन लीजिए। पहला सवाल तो यही कि क्या रेत माफिया के काले खेल के आगे प्रशासन फेल हो चुका है? दूसरा सवाल, प्रदेश में रेत माफिया को आखिर किसका संरक्षण मिल रहा है कि यह पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रहे? तीसरा सवाल, क्या नदी का सीना चीरने वालों के खिलाफ सरकार को अब सख्त कदम उठाना चाहिए या सरकार कोई सख्त कदम आने वाले वक्त में उठाएगी? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। सबसे पहले मिल लीजिए हमारे आज के मेहमानों से। निशिकांत पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पांडे जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में। गंगवानी जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ आज इस चर्चा में होंगे। उचित जी, आपका भी स्वागत है। उचित जी, सरकारें आई, कई सरकारें पहले भी रहीं, इस वक्त साए सरकार है, सुशासन की लहर, लगातार तमाम बड़े काम, तमाम योजनाएं, लेकिन रेत माफिया जिस स्वरूप में अब सामने आ रहे हैं, पटवारी जाता है उसके पीछे पड़ जाते हैं, पत्रकार जाता है उसे पीटने लगते हैं। इससे पहले बलरामपुर की वो घटना जब आरक्षक को कुचल देते हैं। इतनी हिम्मत इन माफियाओं में कहां से आ रही है? देखिए, मामले में पिछले 25 सालों से इसको देख रहा हूँ। अजीत जोगी की सरकार के वक्त से रेत माफिया का ये जो अपनी इंडस्ट्री है, ये जो नाजायज इंडस्ट्री में से कहूँ कि ये चल रही है, ये इसी सरकार में हो रहा है। सुभागी जी, पहले तो मैं इसे खारिज करता हूँ कि हमने 2023 में
भूपेश सरकार को भी कड़े कदम लेते देखे जब पानी सिर से ऊपर हो गया था। 2023 में बड़े कानून ला के, जुलाई की बात कर रहा हूँ, जुलाई 2023 में भूपेश सरकार भी इनसे परेशान रही। तो मैं कहूँ कि ये सतत प्रक्रिया संगठित और संरक्षण भी इन्हीं लोगों ने दिया है। इसमें बहुत सारे जो नेता नगरी के लोग रहते हैं, उनके आदमी है, जिला प्रशासन की नेग्लिजेंसी की वजह से ये सब संभव हो पाता है। तो ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो रेत के लेके, जो उत्खनन को लेके जो माफिया है, मगर अभी इनके हौसले इतने बड़े हुए हैं। इसके पहले भी होते आए हैं, लेकिन इस तरीके से जो हौसले बड़े हुए हैं वो पहली बार देखने को मिला इन फिगर 2-3 वर्षों में ही। मैं कहूँ तो 2020 के बाद के डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुए हैं। ये साफ है कि बिना संरक्षण के संभव नहीं हो पाता, बिना राजनीतिक संरक्षण, बिना राजनीतिक और बिना प्रशासनिक संरक्षण की ये चीजें संभव नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइज अपने आप में एक करप्शन है, जो खदान, जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, जिला प्रशासन है, कलेक्टरों के माध्यम से जो भी डेवलपमेंट होते हैं, उनका सीधा सीधा मैं कहूँ कि संरक्षण प्राप्त होता है। उनके बगैर और उनके आशीर्वाद के बगैर इतना सह पाना मुश्किल होता है, क्योंकि रेत के लेके ये रेत माफिया रेत गला रेतने तक जो आ गए हैं, कुचलने लगे हैं गाड़ियों से, ये फायरिंग करने लगे हैं। तो ये इतनी हिम्मत, इतने हौसले जो बुलंद हुए हैं, क्योंकि ये आप देखिए कि नए लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ शुभांगी जी, ये जो रेत माफिया है, इसके पहले भी वो 3-4 बार जो है उनकी गाड़ियां जब्त हो चुकी होंगी, वो जेल जा चुके होंगे। फिर एक कठोर कानून इसके लिए कोई है नहीं, उनकी भी तकलीफ है। तो जो होना चाहिए कठोर कार्रवाई, उसको करने में जिला प्रशासन कठोर हो चाहे कार्रवाई की राजनीतिक जरूरत अब लोग। इसलिए भी पड़ जाती है उचित जी, क्योंकि आप देखिए अब जो है हालात इस वक्त जो छत्तीसगढ़ में है, प्रतिदिन आप देखिए कुछ ऐसी घटना आती है जो बताती है कि रेत माफियाओं को कोई खौफ ही नहीं है। अब ये कहां पर, किस हायरार्की लेवल पर कहां पर चीजें फंस रही हैं, इसका जवाब अब पांडे जी ही देंगे। पांडे जी, क्या हो रहा है, किसका संरक्षण है माफियाओं को कि पुलिस भी इनके सामने अब भागने को मजबूर है, पत्रकारों तक पे हमला हो रहे हैं? सुभान जी, आपको, बड़े भाई उचित शर्मा जी को, अजय गंगवाली जी को सुंदर जवाब। बिल्कुल बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, हमारी सरकार को सुशासन की सरकार मानी जाती है, लेकिन जिस प्रकार से ये रेत माफिया, अवैध शराब माफिया और अवैध सूखे नशे कारोबारी, इन पे जिस प्रकार सिंगजा कसने की आवश्यकता थी, हमने कसी, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन से चूक हो रही है। इस पे और सख्त कदम उठाने चाहिए, उठाएंगे, और एक एक व्यक्ति को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम किसी को न संरक्षित करेंगे न पोषित करेंगे। रही बात जो उचित शर्मा जी ने कही, वास्तव में कानून प्रशासन जो ऐसा है कि उन पे ऐसा कोई ठोस लगाम, वो तुरंत बेल मिल जाती है, तुरंत उनकी गाड़ियां छूट जाती है, उस पर भी एक नया कानून की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस प्रकार से ग्राम पंचायत से मिली भगत करके ये रेत माफिया और सिंडिकेट के रूप में, मैं इस बात से सहमत हूँ उचित शर्मा जी ने जो कहा कि ये सिंडिकेट के रूप में काम करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से शांत प्रदेश को अशांत करने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त करने की काबिल नहीं है, और इस पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस पे सख्ती की जाएगी। लेकिन स्थानीय प्रशासन को, सभी कलेक्टर या एसपी को इस पे अक्षर निर्देश है कि किसी भी प्रकार से कोई भी अवैध कारोबार आपके जिले में कतई ना हो। फिर भी ये घटनाएं हुई है तो उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है, और जो भी दोषी होंगे उस पे, चाहे अधिकारी के लेवल पे हो चाहे जो भी हो, उन पे कार्रवाई की जाएगी सख्त से सख्त। सुभानी जी, यानी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई कब होगी पांडे जी, ये इसलिए बड़ा सवाल है। आप देखिए, पत्रकारों ने बकायदा वीडियो बनाकर बताया किस तरह से उनकी जान के पीछे पड़ गए, गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। हाल ही में बलरामपुर की वो घटना कैसे हम भूल सकते हैं, जब आरक्षक को कुचल दिया गया। कार्रवाई करने के लिए अगर वहां पर सिस्टम के लोग पहुंच रहे हैं, तो अगर संरक्षण के लगातार आरोप लग रहे हैं, संरक्षण के चेक पोस्ट पर कैसे रेत से भरे ट्रक कहीं ना कहीं पास कर दिए जाते हैं, देर रात ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इंद्रावती नदी का मुद्दा जिस तरह से लगातार उठाया जा रहा है, ऐसे तो ये पूरी स्थिति अलग पलटती जा रही है, आप देखिए ना। लेकिन इस पर अब कोई ठोस कदम तो उठाना होगा, क्योंकि ये आज की समस्या नहीं है, ये समस्या लगातार बढ़ रही है 2020 से, जैसा कि उचित जी कह रहे थे। गंगवानी जी, क्या कहेंगे आप? मजबूत विपक्ष में बैठे हैं, कैसे समझाएंगे आप अब पक्ष को कि किस तरह का कदम होना चाहिए इस पूरे मामले पर? शुभांगी जी, सबसे पहले आपके बंसल न्यूज को मैं बधाई देना चाह रहा हूं कि एक ऐसे मुद्दे पर आपने डिबेट रखी जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की आम जनता से जुड़ा मुद्दा है, महत्वपूर्ण है। मेरे छोटे भाई बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, 17 महीने की शायद सरकार
अपराध को रोकने में, रेत के अवैध उत्खनन को रोकने में, रेत के अवैध तस्करी को रोकने में पूरी तरह असहाय महसूस हो रही है। मैं स्पष्ट रूप से उदाहरण देना चाह रहा हूं। अभी जो ताजा उदाहरण आपके चैनल पे मैं सुन रहा था कि राजनांदगांव के मुख्यालय मोहड़ में जिस प्रकार से 2 ग्रामीणों के साथ गोलीबारी की गई, इतने गंभीर रूप से घायल है कि राजनांदगांव के जिला अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है। और ये पहली घटना नहीं शुभांगी जी, महत्वपूर्ण बात है कि कुछ समय पहले बलरामपुर जिले के लिबरा गांव में एक पुलिस आरक्षक जो पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभा रहा था, रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपने ट्रैक्टर से कुचल के हत्या कर देते हैं। जो उसमें पूरी भूमिका जो है कलेक्टर की लगातार संदिग्ध रही, माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर खनिज विभाग के सचिव को, वन विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी किया कि भैया ये क्या हो रहा है, आपके पुलिस आपकी, प्रशासन आपकी, कलेक्टर आपका, तो इस प्रकार से रेत के अवैध उत्खननियों का जो है हौसले किस कदर बुलंद है। न केवल ग्रामीणों पे, आज हमने स्पष्ट रूप से देखा कि बलरामपुर में पुलिस आरक्षक पे, गरियाबंद में 2 पत्रकारों को जो बेचारे रेत के अवैध उत्खनन को कवर करने का प्रयास कर रहे थे, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। आज आरंग के पास समोदा गांव में 16 से अधिक जो माइनिंग अधिकारी थे उनको दौड़ा के पीटते हैं। आज मशीन की जो जब्ती की गई, जो पूरा पत्रक बनाया गया, जो कार्रवाई का, आखिर किसके राजनीतिक दबाव में उस मशीन के बारे में आप बता रहे हैं, मैंने उन्हीं घटनाओं को अंडरलाइन किया। फिर चाहे आज राजनांदगांव की घटना हो, बलरामपुर की, मैंने अंडरलाइन किया। लेकिन ये समस्या आज की नहीं है, आपका भी कार्यकाल रहा, भूपेश सरकार जब थी उस दौरान भी कई ऐसी घटनाएं हुई। मैं इसलिए किसी एक राजनीतिक दल को इस पर सवाल नहीं कर रही। मेरा ये मानना है अगर रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं तो कहीं हमें कहीं ना कहीं ढूंढना चाहिए कि कहां पर कमी है। क्या कुछ कहना चाह रहे थे पांडे जी आप? जी शुभांगी जी, जिस प्रकार से बड़े भाई कह रहे थे, गंगवानी जी मैं आऊंगी आपके पास। पांडे जी कुछ कह रहे, मैं आती हूँ। गंगवानी जी नहीं, गलत तरीका शुभांगी जी, इस ढंग से डिबेट नहीं होगी। आप जिस ढंग से चाह रहे हैं, आप मेरे को बात रखने का मौका ही नहीं दे रहे। आप भाजपा के प्रवक्ता को लगातार बोलने दे रहे हैं। मैं जब बोला तो मुझसे चलिए ठीक है, आप नाराज हो रहे हैं गंगवानी जी, तो आप सबसे पहले मैं आपको ही मौका दूंगी। पांडे जी आपकी मुझे गलत तरीका है। मैं देखिए, ये अगर आप गंगवानी जी बोलिए, चौथा स्तंभ मानता हूँ मीडिया को, ये नैतिक जिम्मेदारी है आपकी। मेरा निवेदन है, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं आपसे मैं बखूबी निभा रही हूँ अपनी जिम्मेदारी, इसलिए आपको मौका दे रही हूँ। गंगवानी जी आप नाराज मत होइए, देखिए हम यहाँ बहस करने थोड़ा ना बैठे हैं। बोलिए आप, बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए शुभांगी जी, आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने विपक्ष रूप में बैठा हूँ, लेकिन मुझे 2 मिनट का तो समय देंगे ना पर्याप्त, ताकि मैं अपनी पूरी बातें तो रख सकूं। शुभांगी जी, आपके 1 मिनट के बाद मुझे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा? आपको वक्त दे रही हूं, हाथ जोड़ के निवेदन है, कर रहे हैं, बोलिए ना। मैं कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए, महत्वपूर्ण बात ये कहना चाह रहा हूं कि ये स्पष्ट दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी, इनके वरिष्ठ नेताओं के राजनीतिक संरक्षण का ये नतीजा है। अगर आप मेरे कांग्रेस के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, हमने 450 जो रेत के वहां पे थे वो पारदर्शिता अपनाई। हमारे समय लोडिंग चार्ज जो थी 450 रुपए प्रति टन थी, जिसको बढ़ा के 4000 से 5000 कर रहे हैं। आज पहले के 15 सालों में भी आज नागू चंदाकर जो सबसे बड़े रेत अवैध माफिया थे, जो इनके कदावर मंत्री के राइट हैंड माने जाते थे, लगातार उनको राजनीतिक संरक्षण दिया गया। रायगढ़ में कोयले की खदान में घंटों तक गोलीबारी होती है, और वो किसके संरक्षण में? रायपुर के जो कदावर मंत्री हैं उसके नजदीकी रिश्तेदार। तो मैं आपके चैनल पर स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि रेत के अवैध उत्खनन को जो माफिया है, जो अपराधी है, उनको राजनीतिक संरक्षण देने के बजाय कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, तभी वास्तविक नतीजे आएंगे। बस जी, इतना कहना। पांडे जी जवाब दीजिए। शुभांगी जी, हमारे बड़े भाई नाराज हो गए आप पे, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बात कर रहे थे। ये आपका ही बोया हुआ पेड़ है, और जब बोओगे आप जहर तो आपको कहां से उसमें अमृत मिलेगा साहब। लेकिन हम तो कार्रवाई कर रहे हैं सख्त से। आप जो अवैध कारोबार की बात कर रहे हैं, वो सारे अवैध कारोबार आप ही कालखंड संचालित कर ले। चूंकि हमारी सरकार है तो अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। स्पष्ट 17 महीने हो आपकी दिया गया है, लेकिन आपसे बीच में नहीं बोला साहब, तभी पे नाराज कैसे हो जाओगे आप? मैं कुछ नहीं बोल रहा, तभी पे नाराज, इतना बिलबिलानी कर सकता नहीं है। हाँ, तो ये जो मतलब मैं अपनी जिम्मेवारी से या हमारी सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती। हमको अक्षरशः सुशासन को स्थापित करने के लिए पूरा प्रयास करना है, और छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ की जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए काम करना है। ये जो बेलगाम अपराधी हैं, वो किसी भी लोगों के द्वारा संरक्षित किए गए हों, पोषित किए गए हों, डंके के चोट पे आपके समक्ष कह रहा हूं कि इन पे ऐसी कार्रवाई की जाए और की जाएगी जो एक नजीर पेश होगा। क्योंकि देखिए, वास्तव में कानूनन तरीके से आप देखें तो इनको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है, लेकिन जब तक इनके मानसिकता पे बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा,
आखिर इनकी हैसियत कैसे होगी गोली चलाने की। रही बात पत्रकार की, बहुत दुखद विषय है, लेकिन उस पर भी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। मेरा मानना ये है कि अगर आप संरक्षित और पोषित करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ते हैं तो प्रदेश की सरकार को, प्रदेश की जनता को सुशासन की सरकार मिलती है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि हमको ना संरक्षित करना है ना पोषित करना है। भू माफिया, कोयला माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया सब कांग्रेस पार्टी के, सब जेल में। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ आके दूसरा स्वरूप दिखाती है, ऐसा नहीं है। सारे मामलों में आपके अधिकारी नेतागण जेल में है। किस कारण से आपको मालूम है कि नहीं अजय गंगवानी जी? तो इस प्रकार से आप लिपा पोती का काम मत कीजिए। हमारा स्पष्ट मानना है, इनको न संरक्षित करेंगे न पोषित करेंगे, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जी शुभांगी जी, कार्रवाई तो होनी चाहिए और यही हम उम्मीद भी करते हैं पांडे जी। लेकिन उचित जी, एक सवाल ये भी है, आप देख रहे हैं एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। कारण यह है, समस्या का समाधान खोजने जब चलते हैं तो सरकारें, पूर्ववर्ती सरकार जो हाल ही में सरकार है, उस पर सवाल उठाती है। क्या ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की ही कमी है कि लगातार ये दंश झेल रहे हैं? नदियों का अवैध खनन कब से हो रहा है, लेकिन इस पर कोई उपाय अब तक नहीं, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि इस पर रोकथाम हो सके। उल्टा उल्टा आप देख सकते हैं स्थिति अब कितनी पलट चुकी है। लगातार आप देखिए, माफिया इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर ये बताते हैं कि आप देखिए, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी हम इसे माने कि बस आरोप प्रत्यारोप में ही ये मामला खिंचता चला जा रहा है, इतने वर्ष बीत गए? जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप तो सौभाग्य लग ही रहा है और दोनों ही लोग एक दूसरे के और आरोप मढ़ रहे हैं। ये बात सत्य है। अब 17 महीने की सरकार है, सहाय सरकार है, हम उसको असहाय सरकार तो नहीं मान सकते ना। आपको तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये इनका दिया हुआ, ये वो गए, इन्होंने बहुत सारे पाप किए, रेत को लेके किए होंगे, तब तो ये हाल है कि आप कितनी सीट पे आ गए। लेकिन अब ये जिम्मेदारी आपकी है, निशिकांत पांडे जी की पार्टी की है कि अब गंभीरता के साथ आपको इसके लिए कोई साइंटिफिक मॉडल निकालना पड़ेगा, कोई साइंटिफिक तरीका निकालना पड़ेगा और इनकी नकेल इसमें कसनी पड़ेगी। अदरवाइज ये सरकार को सबसे ज्यादा दाग, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, चाहे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार हो, विष्णुदेव साय की सरकार हो, भूपेश बघेल की सरकार हो, अजीत जोगी की सरकार हो, मैंने 25 साल से इसको देख रहा हूँ। ये सबसे ज्यादा दाग अगर किसी सरकार को शराब से, रेत से लगे है तो ये रेत और शराब है। आप जो मशीन दिखा रहे थे अपने विजुअल में, ये मशीन भी आप नहीं लगा सकते। आप, हमारे प्रवक्ता महोदय भी जानते हैं कि मशीन का आप वहां पे मशीन भी डिप्लॉय नहीं कर सकते वहां उसको भरने के लिए, ट्रैक्टर को या ट्रॉली को। तो जो माध्यम है वो सबके जाहिर है, सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाए जा सकते हैं। पिछली बार प्रयास भी हुई, लेकिन ये इतने संगठित अपराध है इनके, इतने लोकल स्तर पे, पंचायत स्तर पे, जो तरीके जिला प्रशासन स्तर पे माइनिंग विभाग वाले, ये जितना खोदना चाहिए उससे डबल ट्रिपल इन लोग उसमें संधारण कर लेते हैं, स्टॉकिंग कर लेते हैं। बरसात आने वाली है और डबल ट्रिपल दाम में, तो इससे महंगाई बढ़ती है। आप दूसरा स्वरूप देखिए, ये होता क्या है कि आप इससे महंगाई बढ़ेगी, आप और हम घर बनाएंगे, गरीब आदमी घर बनाएगा, वही ठेकेदार जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो ठेकेदार काम कर रहे हैं वो घर नहीं बना पाएंगे, लोग, गरीब आदमी रेत खरीद नहीं पाएगा। तो ये महंगाई का नमूना है और फायदा कुछ राजनीतिक संरक्षित लोग पहुंचा जाए। और ऐसा नहीं कि मैं भी ये कह रहा हूँ कि ग्राम पंचायत में सब ईमानदार लोग बैठे हैं, उन लोग भी इसके उतने ही जिम्मेदार है, चाहे पंच हो, सरपंच हो, सबकी आपस में अपनी बहुत अच्छी सेटिंग रहती है। हम बहुत सारी चीजें, गंगवानी जी बोल नहीं पा रहे हैं, पांडे जी बोल नहीं पा रहे, हम सब लोग हैं, हम सब समझते हैं कि लोकल स्तर पे ये कोई कलेक्टर जाके कोई वहां पे व्यवस्था नहीं करता, सेटिंग नहीं करते, ये लोग लोकल स्तर पे करते हैं। लेकिन बदनामी जरूर सरकारों की होती है, चाहे वो अजय गंगवानी के पूर्व सीएम हो, चाहे निशिकांत पांडे जी के वर्तमान सीएम हो। देखिए, तभी मैंने सवाल भी पांडे जी से यही किया था कि हायरार्की में कहां पर कमी हो रही, कहां चूक हो रही है। बिल्कुल शुभांगी, ये लोकल स्तर पे, निचले स्तर पे ये चीजें होती है। जिला प्रशासन का, ब्लॉक स्तर पे इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीतिक संरक्षण देना दोनों ही पार्टी के नेताओं को बंद करना चाहिए और एक नजीर पेश करना चाहिए कि अगर किसी ने रेत उत्खनन में उसके नाम आते हैं तो सालों तक सलाखों के पीछे हो, ऐसी एक बुलंद आवाज होनी चाहिए। पुलिस का इकबाल ऐसा होना चाहिए, कठोर नियम होने चाहिए। और आप देखिए उचित जी, पंचायत स्तर से मंडल स्तर पर सही, जिस तरह से सारे जो थे, एक तरह से कहा जाए जो अधिकार थे, जो राइट्स थे, उनको जिस तरह से अदला बदली हुई है, भूपेश सरकार ने उसे मंडल स्तर पे कर दिया और साय सरकार ने आते ही उसको पलट दिया। क्या ये इस तरह का जो हिरार्की, जो डिफरेंस हुआ, मैं शायद उल्टा बोल गई हूं, जिस तरह से भूपेश बघेल सरकार ने आकर इस मामले को पलट दिया था, जो पहले से चल रहा था, जो एक सिस्टम चल रहा था, क्या ये भी एक बड़ी वजह रही? बड़ी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए कि ये कई चीजें पॉजिटिव होती है और उसी चीज की, उस पॉजिटिव में कई नेगेटिव पॉइंट तो होते ही है। कुछ अगर आप कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, तो उसकी नेगेटिविटी भी साथ आपके जाएगी।
इसका जो क्रेडिट और डिसक्रेडिट दोनों ही आपके खाते में जाएगा। अगर आप कुछ, लेकिन मैं यही कहता हूं कि ये वर्तमान सरकार को भी ये दाग से अगर लगने से बचाना है अपने आप को, तो इसमें कोई साइंटिफिक तरीका, इसकी जितनी भी नीलामी होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, रेत के लिए पीट पास हुए जाते हैं, इसके लिए कोई साइंटिफिक तरीका निकालना चाहिए। और जो गलत माइनिंग में इन्वॉल्व है उसको कठोर सजा से नवाजना चाहिए, ताकि वो नजीर पेश हो सके। यही तो करना है। आप 1-2 लोगों के साथ कीजिए, 10 लोगों के साथ कीजिए, एक माहौल होगा। अजीत, जो ये डॉक्टर भूपेश बघेल जी को ये करना पड़ा था 23 में। उन्होंने, मैं कहूं कि बहुत कठोर कदम उठाए थे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बड़े कठोर कदम उठाए थे, लेकिन वो भी इसकी बदनामी से नहीं बच पाए थे। निश्चित और तौर ये भी पर। नई सरकार है, इसको संजीदगी से जितना लेना चाहिए था बिल्कुल। शुभांगी, वो लिया नहीं जा रहा है। यही मैं कहूंगा कि और जो ना सिर्फ संजीदगी पक्ष को, सरकार, आप देखिए उचित जी, विपक्ष को भी इस पर अपना अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहिए कि कैसे इस समस्या से निपटारा हो सके, क्योंकि आज आप देखिए जो विपक्ष है, कल उसकी सरकार थी और उसने भी इस समस्या को कहीं ना कहीं समाधान ढूंढने की कोशिश की होगी। गंगवानी जी, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे? शिवांगी जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं। ये जो रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है, ये पूरी तरह संगठित अपराध है जो बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है। ये एक सिंडिकेट के रूप में काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह कि मेरे छोटे भाई 17 महीने से शायद सरकार यहां अभी तक है, अभी तक पूरी सरकार पे ठीकरा फोड़ के अपनी जिम्मेदारियों से भागने का दुष्प्रयास न करें। आप में राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं महत्वपूर्ण है कि मेरे छोटे भाई बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मैं लगातार देख रहा हूं, चाहे पुलिस कांस्टेबल की हत्या हो, पंचायत जनप्रतिनिधियों से मारपीट हो, माइनिंग अधिकारियों से मारपीट हो, या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों के साथ दौड़ा दौड़ा कर मारपीट की गई हो। किसी भी बड़ी कार्रवाई का मुझे वो बता दें कि कोई बड़ी कार्रवाई की गई गंगवानी जी, मैं कह रही थी आपने समाधान ढूंढने की कोशिश की होगी आपकी सरकार ने, कुछ सुझाव दीजिए ना। आरोप प्रत्यारोप बहुत हो गया, वक्त की कमी है। जी बोलिए। मैं मुद्दे पे आता हूं। शुभांगी जी, जो आप कहना चाह रहे हैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, माननीय वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी ने एक अंडरलाइन किया कि हमारी भूपेश सरकार ने लगातार प्रयास किए, बहुत जगह हमने कैमरे लगाए, 450 जो रेत के वहां थे वहां हमने पूरी पारदर्शिता अपनाई, लोडिंग चार्ज को रिन्यूएबल चार्ज 450 रुपए रखा, हमने ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया। ये वही नागू चंदाकर जो 15 साल तक रेत का सबसे बड़ा अवैध माफिया था, उसको सलाखों के पीछे ढकेलने का काम किया। हम विपक्ष रूप में स्पष्ट उससे कहना चाहते हैं कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। रेत अवैध खान जो माफिया है, जो सिंडिकेट चल रहा है, उसको तोड़ने का प्रयास करें। पुलिस और कलेक्टर को फ्री हैंड दिया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, बिना राजनीतिक दबाव के। जो जब्त मशीनें हैं या जो आरोप पत्रक है, उस पर पूरी बहुत अच्छा लगा मुझे गंगवानी जी, आपने इतने अच्छे सुझाव दिए, लेकिन पांडे जी से पूछना पड़ेगा। पांडे जी, लागू होगा ये छत्तीसगढ़ में? आप समस्या से कैसे निजात पाएंगे हम? बिल्कुल लागू होगा और सख्ती से लागू होगा, लेकिन एक विषय जो अजय गंगवानी जी ने रखा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता, इन्होंने स्वीकृति दी कि इनके राजनीतिक संरक्षण के कारण इनके कालखंड में ऐसा हो रहा था। लेकिन हम न संरक्षित करेंगे, न पोषित करेंगे और सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। और जो ग्राम पंचायत की बात हो रही थी, वास्तव में इसको ग्राम पंचायत से लेते हुए ब्लॉक तक और ब्लॉक से लेते हुए जिला तक सारे कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो, कलेक्टर और एसपी मॉनिटरिंग करे और माइनिंग इसका प्रॉपर ध्यान रखे। क्योंकि जो उचित शर्मा जी ने कहा, पोकलेन तक आप नहीं उतार सकते, आपको उत्खनन उसका करना अगर है तो बाई हैंड ही करना है। अगर पोकलेन उतरा तो ऐसे ही वो अवैध हो जाता है। तो पूरी चीजों की जानकारी रखते हुए स्थानीय प्रशासन इस पर सख्ती से कार्रवाई करे, क्योंकि सरकार हमारी सुशासन की है और हम ऐसी कोई घटना को न संरक्षित करेंगे न पोषित करेंगे। जी शुभांगी जी। बिल्कुल। गंगवानी जी कुछ कहेंगे या मैं उचित जी के पास जाऊं? आप कुछ कहना चाहते हैं, वरना आप नाराज हो जाते हैं बहुत जल्दी। बस अब आखिरी नहीं, मैं बिल्कुल शुभांगी, देखिए मेरा अधिकार है, ऐसा मेरा जहां मुझे मौका मिलना चाहिए अधिकार है मुझसे बहस करने। देखिए मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ। नहीं, मुझे मेरा समय मांगने का, अगर आपने विपक्ष पे मुझे बिठाया है तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि जनता के सामने सही पक्ष है। देखिए महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आप ये सुशासन का जो दावा कर रहे हैं, मैं तो स्पष्ट उससे पूछना चाह रहा हूं कि आखिर हाईकोर्ट को क्यों संज्ञान लेना पड़ता है? अगर आपके कलेक्टर पूरी ईमानदारी से कार्रवाई करते। आज मैं स्पष्ट उससे कह रहा हूं कि बलरामपुर में जो 3 गाड़ियां जब्त की गई, वो गाड़ी छोड़ी गई। जब उनसे पूछा गया तो कहे ऊपर से फोन आया था, हमारे ऊपर दबाव था। ये आखिर ऊपर का दबाव किसका है? 10 सेकंड पांडे जी, मेरे पास वक्त कम है। गंगवानी जी, समुदा गांव में जवाब ले लीजिए, वरना फिर मुझे डिबेट यहीं क्लोज करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, पांडे जी 10 सेकंड। शुभांगी जी, हाई कोर्ट ने बहुतों मामलों पर संज्ञान लिया है।
सीबीआई जांच हुई थी पीएससी में, उनके रिक्रूटमेंट पे रोक लगाई थी, क्या कारण था? ऐसे मत चला करो अजय गंगवानी जी, फिर आगे दिखाना पड़ता है आपको। मेरे छोटे भाई की कार्रवाई बता दीजिए कि मुझे ये कार्रवाई की। देखिए, मुझे आप समय जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए मेरे पास समय की कमी है, वरना मैं इस पर अब अलग से आप लोग की बहस करवाती जो आरोप प्रत्यारोप है। उचित जी, लास्ट रिएक्शन 10 सेकेंड्स। ये बिल्कुल इसके लिए महत्वपूर्ण है कि दोनों ही दल को अपने अनुभव, आपने बहुत अच्छी बात की, अपने अनुभव का लाभ इनको देना चाहिए भाजपा के साथियों को, और इसको इमीडिएट रोकना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइम है और आने वाले समय में ईसाई सरकार पे कहीं बदनुमा दाग ना लग जाए, इससे सरकार को बचना चाहिए। और समस्या का समाधान इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि आम नागरिक के साथ साथ फिर चाहे वो अधिकारी हो या वो पत्रकार हो, अब उनकी भी जान को खतरा है। माफिया इतना अपने आप को दबंगई दिखा रहे हैं, इतना खुद को मजबूत महसूस कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।